जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो आज जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था वो अब खत्म होने वाला है और उसी क्रम में आज हम यूनिट 7 की अंतिम कहानी राही पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ है कि यदि आपको वीडियो ये बड़ा लगे या उबाऊपन लगे तो इसको आप 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड से देखिए, उससे आपका समय बचेगा और जो भी कंटेंट है वो आपको मिल ही जाएगा। वीडियो को रिवीजन करना होगा तो आप और 2 गुना स्पीड में देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मैंने नोट्स बनाया है वो 3-4 अन्य टीचर्स, अन्य गाइड्स, उस सबको मिला करके संकलित करके एक अच्छा नोट्स बनाया है ताकि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो शुरू करते हैं राही को। ज़्यादा बातें आपसे न करेंगे, आपका समय व्यर्थ न करेंगे, तो शुरू करते हैं राही कहानी। तो राही क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1947 है। 1947 में प्रकाशित हुआ था। हंस पत्रिका में कहानी संग्रह एक आया था उनका, सीधे साधे चित्र, उसी में ये कहानी पहली बार छपी थी। तो सीधे साधे चित्र की जो अन्य कहानी है, चूंकि एक कहानी संग्रह में बहुत सारी कहानियां हुआ करती थी, तो उसमें और अन्य कौन कौन सी कहानियां हैं उसको आप यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे भी सवाल बनते हैं। तो कौन कौन सी कहानी है? रूपा है, कैलाशी नानी है, बी आहा है, कल्याणी है, दो साथी है, प्रोफेसर मिश्रा है, दुराचारी है, मंगला है, हिंग वाला है, राही है, तांगे वाला है, गुलाब सिंह है। उसके बाद से अब इसके प्रमुख पात्र देख लेंगे। तो प्रमुख पात्रों में एक राही है जो जिसकी जाति क्या है? मंगरौरी, यानी कि जो मांगती हैं, भिक्षा मांगती हैं। एक गरीब असहाय स्त्री है, चोरी के आरोप में जेल जाती है। उसका पति है जो कि राही का पति, जिसे पुलिस वाले पीटते पीटते मार देते हैं। एक बच्चा है, राही का बेटा है, जिसके लिए राही जो है ना अनाज की चोरी करती है। अब इसको विशेष तथ्य देखेंगे जो कि इस कहानी से जुड़े हैं, वो देखेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वह अकृति अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये कथन मुक्तिबोध का है जो कि सुभद्रा कुमारी के बारे में कहते हैं। इसमें और अन्य विशेष क्या क्या चीज़ें हैं? संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है, मंगरौरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है, राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग है। राही जो है ना 5 से 6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। ये पूछा हुआ सवाल है कि आखिर राही क्या चोरी करती है? तो उसमें 5-6 सेर तो नहीं दिया था, लेकिन अनाज और अन्य 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये PYQ है। ये पिछले साल मतलब ईयर में क्वेश्चन जो है ना ये पूछा हुआ है। राही को कितने साल की सजा होती है? तो 1 साल की सजा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता सवाल अगली बार या इस बार ये सब बन जाए। गरीबी की समस्या का चित्रण है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। अब क्या करते हैं, थोड़े से लेखक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लेखक के बारे में भी एग्जाम में पूछ सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। जीवनी मेला तेज से तेज है जो इनके पुत्र सुधा चौहान ने लिखा है। मिला तेज से तेज जो है ना मध्य प्रदेश PCS में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन मुझे मिला था कि मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जो कि इनकी बेटी सुधा चौहान के द्वारा लिखा गया है। इनकी पहली जो काव्य संग्रह था वो मुकुल था, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी त्रिधरा नाम की जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है वो उसमें कविता संग्रह है, उसमें देश प्रेम संबंधी कविताएं हैं। प्रसिद्ध कविताओं की बात कर लेते हैं तो झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, खिलौने वाला, बालिका का परिचय इत्यादि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इनकी पहली कहानी संग्रह बिखरे मोती था, जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र 1947। आप एक चीज यहाँ देखेंगे ना कि 1904 में इनका जन्म हुआ है और 1947 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, लगभग 43 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये रहा इनसे कुछ जुड़े फैक्ट्स जो कि मैंने बात किया। अब हम यहाँ एक दूसरे प्रसिद्ध गाइड में देख लेंगे कि आखिर उनके बारे में क्या कहा जा रहा है या इस टॉपिक से रिलेटेड प्रमुख पंक्तियाँ क्या हैं। फिर हम लाइन बाय लाइन करके पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे। और एक बार आपको ज्ञात हो कि यह अंतिम कहानी है, इसके बाद से यूनिट 7 हमारा खत्म होगा।
उसके बाद से हम यूनिट 7 में ही एक अलग वीडियो देखेंगे, जिस वीडियो में पूरी की पूरी कहानी एक साथ होंगी, उसके जो भी नोट्स हैं उस नोट्स के साथ। दूसरी क्या होगी, नोट्स के बाद से एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कहानी का इतिहास, यानी प्रारंभ में कहानी कैसे, कब से और कथा क्या होता है। ठीक है, उस वीडियो को देखेंगे, अगला वो प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। जो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी कर दी, तब भी तो दिन भर में 3-4 आने मिल जाते। ये प्रमुख पंक्तियों में से एक है। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग गरौरी है, हम केवल मांगते खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ये क्या था, राही और अनीता के मध्य जो संवाद हुआ था उसका ये कथन है। हम गरीबों का कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना, ये राही ने बताया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था, वो सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पीने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं, कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद बेचारा की दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरा के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो जेल आकर के सचमुच अपनी जीवन कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर A-B क्लास के लिए झगड़ते हैं, जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे का नेतृत्व की सिल लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और हम अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी सीढ़ी देशभक्ति और त्याग से दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति, ये इंपॉर्टेंट भक्ति है, इसको तो हर हाल में आप एग्जाम में शामिल कीजिए। ये कई जगह जो मॉडल पेपर बनाते ना, या उसमें क्वेश्चंस के रूप में ये पंक्तियां बन चुकी हैं, तो ये निश्चय ही किसी बार न किसी बार एग्जाम में सवाल ये पूछ लेगा। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजार लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हम अपने इस देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू की चोरी की शिक्षा देती है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने की कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। ये रही इसकी प्रमुख पंक्तियां, जो कि ऐसे खत्म होती है। अब हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे। जब पूरी कहानी पढ़ेंगे तो उसमें क्या है ना, उसमें भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां आएंगी उसको मैं अंडरलाइन करवा दूंगा, और इस तरह से हमारा जो है पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं कहानी। यहाँ से सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी। राही, तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या क्या चुराया था? नाच की गठरी। कितना नाच था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। जो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तो भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते हैं। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रही है,
हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, पूजा ढोने के लिए टोकरा भी लेकर बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, फिर बोली, तूने कहा था कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है। अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। फिर आगे देखते हैं। जेल में उसे मारा था, वहीं अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह जेल क्यों आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने गया था, दो चार दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। आप देख सकते हैं पुलिस वाले की सिचुएशन में क्या थी, इन पंक्तियों के माध्यम से पता चल रहा है। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी, उसे भी बी क्लास दिया गया था और उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी कराकर उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वो सोच रही थी कि देश की दरिद्रता, इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात हुई? बात है कि कुछ लोग बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद बेचारा की और दूरदर्शिता के कारण या सरकार वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम हैं जो लोग अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं, और जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? ये पंक्ति है, ये पंक्ति मैंने ऊपर भी कहा था और यहाँ भी पंक्ति आ गई, अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है। आप इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लें। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारा वाली अनीता को ही खाई जा रही थी। उसे बार बार ये लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है, ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजार लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने देश की बहुत कुछ सेवा की। वाह, हमारा वास्तविक देश तो इन देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है, न घर है, न घर है, न द्वार, अच्छा द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। और उनका यह विश्वास कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है।
इससे अच्छा जीवन बिताने की कल्पना नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बच्चे तो बच्चे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाले कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं है, सत्य असत की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण का साधन जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति की यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरूरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम की एक तरफ छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राई के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुखी स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई। सुबह 7 बजे उसकी नींद न खुली। अचानक एक स्त्री ने आकर जेलर ने उसे जगा दिया। बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता ने अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। इस तरह से अंतिम में सकारात्मक पहल के रूप में ये कहानी खत्म होती है। और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।